जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav. एंड ऑल्सो आई विश टू ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको. आज अक्टूबर 27 का दिन. आज वैसे छठ पूजा की शुरुआत 2 रोज पहले हो चुकी है, पर आज अक्टूबर 27 मंडे को शाम के रोज डूबते सूर्य को जब सनसेट हो रहे होंगे तब उसे अर्घ दिया जाएगा. और फिर अगले रोज 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ देकर, सनराइज के टाइम में सूर्य को अर्घ देकर उन्हें जल चढ़ाकर छठ पूजा का ये जो पर्व है ये कंक्लूड होता है. एक बड़ी अच्छी बात देखो सीखने के लिए क्या है ना, कि हर कोई जब इंसान या फिर कोई भी चीज राइज पर होता है ना, लोग उसे बड़े फॉलो करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं. पर छठ पूजा हमें ये चीज सिखाता है जो हम में से हर किसी को सीखना चाहिए, कि ढलते सूर्य को और उगते सूर्य दोनों को प्रणाम किया जाता है, दोनों को जल चढ़ाया जाता है. एंड दैट्स वाई इंसान की जो भी वैल्यू हो लाइफ में, वो चाहे राइज कर रहा हो या कभी अगर डिक्लाइन कर रहा हो, उसके प्रति सम्मान कम नहीं होना चाहिए. और एक दूसरी बात कि हर रिचुअल को फॉलो करते हुए भले शरीर में थकान होती है, पर हर व्रत करने वाले व्रती और बाकी सारे लोग जो पूजा से एसोसिएटेड होते हैं वो अपना काम जरूर करते हैं. ये बात भी तुम्हें हमें हर किसी को सीखना चाहिए. मैं भी आज अपने घर पर हूँ, छठ पूजा मना रहा हूँ, लेकिन फिर भी टाइम निकालकर तुम्हारे लिए प्री सिक्योर भी प्रिपेयर कर दिया. ऐसा डेडिकेशन ना तुम भी अपने अंदर लाओ, फिर देखो दुनिया में ना हर चीज अचीव कर लोगे. ठीक है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से. अगेन अ वेरी हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स डिस्कस अक्टूबर 27 करंट अफेयर्स. आज के अक्टूबर 27 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू को हम डिस्कस करते हैं. पहला टॉपिक होगा प्रोजेक्ट अरुणक का. प्रोजेक्ट अरुणक, जस्ट अ मिनट. अब ये प्रोजेक्ट अरुणक किस चीज से रिलेटेड है? ये स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट अरुणक की हम बात कर रहे हैं, या फिर ये रोड या आप कह लो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है? क्या है वो इसके डिटेल्स जानने के बाद ही मालूम होंगे. सो दैट्स व्हाई ऐसे टर्म जब भी न्यूज में आते हैं, इट्स आवर ड्यूटी, एक एस्पिरेंट की ड्यूटी है कि आप उसको जरूर जानें. द सेकेंड टॉपिक इज लिसेटे. लिसेटे, यहां पे ना एक टर्म है, पहले इसको समझो, लीचिंग. ये लीचिंग, और अब ना इससे लिसेटे वर्ड बना. लिसेटे, लीचिंग अगर तुम्हें समझ में आता है कि किस तरह से, जैसे सपोज कि एक पानी का बॉटल लिया हुआ है और वो पानी का बॉटल ना कहीं से लीक हो रहा है, और उसको हमने कहां रख दिया, उसको हमने एक बोरी पर रख दिया, एक बैग पर रख दिया जिसमें राइस भरा हुआ है. तो पानी की बोतल से अगर पानी धीरे धीरे लीक होगा ना, तो वो जो राइस का जो बैग है, जो बोरी है, वो खराब कर देगा. कुछ ऐसा ही लीचिंग के साथ होता है कि अगर कहीं पर सपोज पॉल्यूटेंट जमा है, कहीं पर कचरा जमा है, उस कचरे से हार्मफुल केमिकल धीरे धीरे लीच करते हुए निकलते हुए कहां जाकर मिल जाते हैं? किसी वाटर बॉडी में मिल जाते हैं, ग्राउंड वाटर में जाते हैं. इसको हम लीचिंग बोलते हैं. और उससे एक टर्म लिसेटे आता है जो कि अभी न्यूज में भी मेंशन था, इसे हम आज डिस्कस करेंगे. द थर्ड टॉपिक वुड बी इंडियन ऑर्नामेंटल टेरेंटुला. टेरेंटुला क्या होता है? इसको सिंपल शब्दों में एक्चुअली में स्पाइडर भी कुछ लोग बुलाते हैं. हालांकि टेरेंटुला और स्पाइडर के बीच में एक डिफरेंस है. टेरेंटुला वर्सेस स्पाइडर, वो भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा. पर अगर अभी समझने के लिए बात की जाए कि व्हाट इज टेरेंटुला, आप इसको स्पाइडर कह के रेफर कर सकते हो. डिफरेंसेस क्या है वो मैं बताऊंगा. एक स्पीसीज जो कि न्यूज में मेंशन था वो मैं डिस्कस करूंगा. द फोर्थ टॉपिक वुड बी नेशनल यूनिटी डे. अक्टूबर 31 को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है. अभी अक्टूबर 31 आने वाला है, पूरे देश में नेशनल यूनिटी डे मनाया जाएगा. किसके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी को. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेशनल यूनिटी डे से रिलेटेड जो चीज आपको करंट से जाननी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे. द फिफ्थ टॉपिक वुड बी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025. ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, और इंडिया के लिए यहां पर जो कुछ भी की पॉइंट्स आए हैं ना, एक्चुअली में बड़े इंकरेजिंग पॉइंट्स हैं. हम उससे किस तरह से प्रीलिम्स और मेंस में यूज कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. एंड देन लास्ट वीक के प्रैक्टिस क्वेश्चन और आज के न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे. दिस वुड बी द एजेंडा फॉर टुडे. ये आपके आज का एजेंडा होगा. सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्ट अरुणक. आप यहाँ पे पहले न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देखो, क्या लिखा हुआ है? दैट प्रोजेक्ट अरुणक मार्क्स 18th राइजिंग डे, सेलिब्रेट्स 17 years ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन अरुणाचल प्रदेश. अब इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग से हमें दो चीज मालूम पड़ गई कि प्रोजेक्ट अरुणक अरुणक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ से रिलेटेड है. और कहां? अरुणाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ से. अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हो सकता है बाकी रीजन में भी काम किया जाए, बट मेनली इट इज एसोसिएटेड विद अरुणाचल प्रदेश. 17 साल से प्रोजेक्ट अरुणक के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है. चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें तो पहला स्टेटमेंट एमसीक्यू के लिए ऐसे बन सकता है दैट प्रोजेक्ट अरुणक हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन अरुणाचल प्रदेश सिंस 2008. 17 ईयर से है. इसमें 17 जोड़ लो, क्या पहुंच जाएगा? 2025. सो यस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए
पिछले 17 साल से प्रोजेक्ट अरुणक चला रहा है। It supports both civilian accessibility and strategic defense mobility in high altitude and border zones। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड एंड बॉर्डर जोन जो है वहां पे बहुत सिविलियन एक्सेसिबिलिटी और वही सिविलियन एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा और बेहतर करके स्ट्रेटेजिक डिफेंस मोबिलिटी को बढ़ाने का काम प्रोजेक्ट अरुणक करता है। अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। Third, one of its major achievement includes blacktopping the Hapoli Sarli Huri Road in Kurung Kume districts for the first time since independence। ये एक नया डेवलपमेंट है अरुणाचल प्रदेश को लेकर कि हमने इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इस डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जो कि काफी फार पॉइंट पर पड़ता है, बॉर्डर के पास पड़ता है, वहां पर भी हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे हैं। थर्ड इज करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो गए, 1, 2 एंड 3, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, अब जरा हम प्रोजेक्ट अरुणक को और डिटेल में देख लें। 2008 से शुरू हुआ, 17 इयर्स का कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है प्रोजेक्ट अरुणक का। मेन इसका एम क्या होगा? कनेक्टिंग द रिमोट वैल्यूज एंड फॉरवर्ड एरियाज, मतलब बॉर्डर एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, सिविलियन एज वेल एज आर्म्ड फोर्सेस, दोनों नीड को फुलफिल करने के लिए अभी तक काफी अच्छा काम हो चुका है, जो कि आप यहां पे देख सकते हो कि किस तरह से अलग अलग ब्रिज एंड रोड्स बनाने का काम किया जा चुका है। इवन द 278 किलोमीटर हापोली सारली हुरी रोड, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट में बन पाया। ठीक है, और हम प्रोजेक्ट अरुणक के डिटेल्स को देखें तो प्रोजेक्ट अरुणक का जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वाला पर्सपेक्टिव है वो है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना। अरुणाचल प्रदेश ना सिर्फ बॉर्डर का रीजन है, बल्कि एक आप कह सकते हो एक बड़ा ही सेंसिटिव हिमालयन जोन में पड़ता है, हिमालयन रीजन में पड़ता है। और यहाँ पे अगर इंजीनियरिंग रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए अगर इंजीनियरिंग सस्टेनेबल नहीं होगी तो बड़ा मिसहैप हो सकता है, डिजास्टर का। उस चीज को ध्यान रखा है प्रोजेक्ट अरुणक ने आज तक। एंड दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के थ्रू, चाहे वो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हो या फिर बाकी और जो भी टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, जियो टेक्सटाइल्स का यूज करना हो, स्लोप स्टेबलाइजेशन सिस्टम यूज करना हो, डिजिटल मॉनिटरिंग यूज करना हो, बाकी कोई भी इको फ्रेंडली मेथड्स है, उन सबका इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट अरुणक ने सक्सेसफुली 17 साल कंप्लीट किए हैं अपने, 17 ईयर्स। सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्या सिग्निफिकेंस रहा प्रोजेक्ट अरुणक का 17 साल में। अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को सिक्योर करना, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है उसको सिक्योर करने में प्रोजेक्ट अरुणक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, एज वेल एज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी। इट ऑल्सो बूस्ट्स रीजनल डेवलपमेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश एंड अदर एडजॉइनिंग स्टेट्स एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। अभी भी मैंने तुम्हें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बताया था लास्ट स्लाइड में। supporting environmental goals while maintaining the border road connectivity and regional development। ये सारी चीज प्रोजेक्ट अरुणक के सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं। जिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट अरुणक चलता है उसका एस्टेब्लिशमेंट 7 मई 1960 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में भी पूछा गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। इन सब चीजों पर ध्यान दो, ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, यहां है लैंडफिल लिसेट। लैंडफिल लिसेट क्या है? यहां पे कुछ एक्टिविस्ट जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, कंजर्वेशन का काम करते हैं, उन्होंने सेंटर को क्या बोला, दैट द अरावली रीजन यहां वेस्ट में, अरावली रीजन जो कि वेस्ट के साइड से, यहां से जो हमारा जैसे थार डेजर्ट वाला रीजन है, ये थार डेजर्ट वाला रीजन ईस्ट की तरफ ना बढ़े, इसके ईस्टर्न ग्रोथ को रोकने का काम करता है क्या? अरावली रीजन ईस्टर्न ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करता है अरावली रीजन। यहां पर क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो वाटर बॉडी है ना, ये वाटर बॉडी काफी पॉल्यूट हो गई है। क्यों पॉल्यूट हो गई है? क्योंकि एनसीआर रीजन में या इस अरावली रीजन में यहां पे काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट्स डंप किए जाते हैं और धीरे धीरे वो लीच होते हुए, बहते हुए इन वाटर बॉडीज तक पहुंच जाता है। दैट्स अ कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट, और उन्होंने सेंटर के पास या बाकी जुडिशरी के पास ये अपील लेकर गए थे। So licet is formed primarily due to biological decomposition of waste and infiltration of water in landfill। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मैंने तुम्हें वाटर बॉटल का एग्जांपल दिया था, जैसे सपोज यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर डंप किया गया, कचरे को डंप किया गया। अब यहाँ से ना हार्मफुल केमिकल्स निकलकर या फिर रेसिड्यू निकलकर, इवन फूड रेसिड्यू भी, ऑर्गेनिक रेसिड्यू धीरे धीरे पानी के साथ बहते हुए क्या होगा, यहाँ पर एक वाटर बॉडी बह रही है ना, इस वाटर बॉडी में आके मिल गया, इसी को हम लीचिंग बोलेंगे और ये लीचेट इस तरह से फॉर्म हो जाता है। Its composition remains largely constant regardless of landfill type और environmental conditions।
जरा तुम दिमाग लगाकर सोचो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब यहाँ पे हाई रेनिंग हो रही है तो लीचिंग स्लो रहेगी या फास्ट रहेगा? ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस में यहाँ पर अगर हम केमिकल डंपिंग ज्यादा कर रहे हैं, केमिकल कचरा डाल रहे हैं, तो लीचिंग और ज्यादा लीथल हो जाएगा। दैट्स वाई कांस्टेंट नहीं रहता है, इट वेरीज एज पर द लैंडफिल टाइप्स, क्या कचरा डाला जा रहा है और क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस है। Sorry. Third, improper management of leachate can lead to contamination of groundwater and pose serious environmental and health risk. Yes, it is correct, and that's why जहां पर भी ज्यादा कचरा होता है, जहां पर काफी पॉल्यूटेंट रहता है, वहां पे ग्राउंड वाटर में भी कई टाइप के प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर का लेवल भले हो सकता है बना रहे, लेकिन पॉल्यूटेंट मिला हुआ ग्राउंड वाटर पीने से कई टाइप की हेल्थ रिस्क या हेल्थ डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं। करेक्ट ढूंढना है हमें, आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली यहाँ के लिए। चलिए अब हम लीचेट देखते हैं। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी से भी यहाँ तुम्हें लीचेट बताया गया है। ये लैंडफिल रहा, ये कचरे का वो ढेर रहा, कचरे का पहाड़ जो हर अर्बन रीजन्स में मिलता है, और किस तरह से यहाँ पे लीचेट ये बहते हुए, ये देखो क्रॉप फील्ड में आ रहा है, ये बहते हुए वाटर स्ट्रीम में आ रहा है, वाटर बॉडी में आ रहा है। ठीक है, सो लीचेट एक ऐसा लिक्विड जो कि एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सटेंसेस मिले रहते हैं, बहते हुए कहाँ आकर मिलता है? किसी वाटर बॉडी में। म्यूनिसिपल लैंडफिल्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर लैंड फिलिंग के लिए जो डिकम्पोजेबल सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, उन सबसे लीचेट होने का खतरा रहता है। किसी भी टाइप का वेस्ट डिकम्पोजिशन, इवन जो किचन वेस्ट होता है ना, अगर उसको भी हम इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें तो उस केस में भी लीचेट फॉर्मेशन हो सकता है। right? So it contains both organic pollutants as well as inorganic compounds, heavy metals, microbial contaminants, ये सारी चीजें लीचेट्स में प्रेजेंट रहते हैं। सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी अवेलेबल रहेंगे। नेगेटिव इंपैक्ट्स देखते हैं हम कि लीचेट्स का नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है। सो नेगेटिव इंपैक्ट्स ये है कि अरावली फॉरेस्ट, जैसा मैंने तुम्हें शुरू में बताया कि अरावली फॉरेस्ट जो है वो थार डेजर्ट के ईस्टर्न एक्सटेंशन को रोकने का काम करते हैं, बट इन लीचेट्स के वजह से नाउ दोज अरावली रीजन, द वाटर बॉडीज ऑफ दैट रीजन, दे आर फेसिंग मेनी काइंड ऑफ थ्रेट, है उनके एग्जिस्टेंस को लेकर थ्रेट हो रहा है। वाइल्ड लाइफ जो उस रीजन में है, अगर उनको भी वो पॉल्यूटेड वाटर मिलेगा या फिर उस पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में रहेंगे, दे कैन ऑल्सो हैव थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस। सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, राइट। हेल्थ इंपैक्ट्स, ह्यूमन के लिए हेल्थ इंपैक्ट्स एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी हेल्थ इंपैक्ट्स होगा, क्योंकि जो वाटर सोर्स है वो कॉन्टेमिनेट हो जाएंगे। लोकल कम्युनिटी कई टाइप के हेल्थ हैजर्ड्स फेस करना होगा। सो बोथ एनवायरमेंटल एज वेल एज हेल्थ इंपैक्ट्स दोनों हैं लीचेट के, and that's why we can have different measures like strict collection of garbage, proper disposal mechanism, environmental regulation related to controlled garbage disposal, राइट। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रिवेंट करने के लिए, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए लीचेट का हम क्या कर सकते हैं? पहले से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना। ट्रीट करके इसमें से अगर सपोज कोई हार्मफुल केमिकल निकल रहा है या कोई वैसा ही अनवांटेड सब्सटेंस या केमिकल निकल रहा है, हम उसको पहले ही ट्रीट करके रिमूव कर दें, तब अगर डिस्पोज करें तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कम होगा, या इवन लीचेट का फॉर्मेशन जो है वो भी कम हो पाएगा। The third topic is Indian ornamental tarantula. Indian ornamental tarantula. ये देखो आप यहाँ पे, ये स्पाइडर है, स्पाइडर मैन वाला टेरेंटुला। इंडियन एक्सप्रेस बड़े अच्छे से क्या लिख रहा है? that the 7 largest spider species are found in India. तो यहां से हमको ये मालूम पड़ा कि इंडिया में 7 लार्जेस्ट काइंड ऑफ स्पाइडर्स मिलते हैं। ये हमें, इसको हम टेरेंटुला बुलाएंगे। वैसे क्या बुलाएंगे? टेरेंटुला। अब स्पाइडर और टेरेंटुला का डिफरेंस भी समझ लो, अब सही टाइम आ चुका है। टेरेंटुला जो होते हैं ना, वो स्पाइडर्स के कंपैरिजन में इनकी बॉडी लार्ज होती है, 6-6, 7-7, 8 इंच तक के हो सकते हैं। स्पाइडर जो होते हैं इनकी बॉडी स्मॉलर होती है। ये सब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ भी। स्पाइडर्स जो होते हैं वो वैसे प्लांट मटेरियल भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं, बट प्लांट मटेरियल भी। बट हमारे जो टेरेंटुला होते हैं ये कार्निवोरस ही होते हैं, ये इंसेक्ट्स खाने का काम करते हैं मेनली। इवन कई बार बर्ड्स को भी खा जाते हैं, रेप्टाइल्स को भी खा जाते हैं, जो लार्ज टेरेंटुला होते हैं, लार्ज स्पाइडर्स होते हैं, स्पाइडरमैन के जैसा लार्ज स्पाइडर। चलिए, नॉट करेक्ट ढूंढना था यहाँ पे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इंडियन ऑर्नामेंटल टेरेंटुला को लेकर, जिसका पिक्चर मैंने अभी तुम्हें दिखाया। It is one of India's most famous large spiders and native to southern India. Yes, this is correct statement. ये इंडिया के one of the largest में से एक है और southern इंडिया में मिलता है। It is often cited as world's largest spider. Actually ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैसे हमें साउथ अमेरिकन रीजन में मिलेगा, वो भी अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पाइडर का। ये देखो वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पाइडर, इसको हम गोलियथ बर्ड ईटर बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, साउथ अमेरिका में मिलता है, ठीक है। ये इंडियन टेरेंटुला इंडिया में सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ों में से एक। सेकंड रॉन्ग हो गया। इट्स बाइट इज डेडली टू ह्यूमंस एज इट कॉज पेन एंड स्वेलिंग।
हाँ देखो, टेरेंटुला ये बड़ी सी ये जो मकड़ी है, स्पाइडर है, ये जब काटेगी ना तो आपको दर्द तो होगा, लेकिन डेडली नहीं है ह्यूमन के लिए। दर्द होगा, स्वेलिंग हो सकती है उस पार्ट पे, बट इट्स नॉट डेडलिंग। ये जो बड़ा सा ये खतरनाक सा जो स्पाइडर दिख रहा है, ये डेडली नहीं होता है, ये चीज भी क्लियर रखना चाहिए। सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, डेडली नहीं है ह्यूमन के लिए। इनकरेक्ट हमें ढूंढना था। आंसर क्या होगा? 2 और 3 ओनली। ठीक है, चलिए अब ये जो डिटेल्स हैं इंडियन ऑर्नामेंटल टेरेंटुला से, वो याद रखिए कि इंडिया ओवरऑल 7 लार्जेस्ट टेरेंटुला पॉपुलेशन इंडिया में मिलता है। जस्ट अ मिनट। 7 लार्जेस्ट काइंड ऑफ टेरेंटुलाज, लार्ज स्पाइडर्स इंडिया में मिलते हैं, जिसमें सबसे खास है ये इंडियन ऑर्नामेंटल टेरेंटुला, जो कि इंडिया के सबसे फेमस लार्ज स्पाइडर्स में से एक है। सदर्न इंडिया स्पेशली तमिलनाडु कर्नाटक रीजन में मिलेगा। 6 से 7 इंच तक ग्रो हो सकता है। इट इज नॉट डेडली टू ह्यूमन, हालांकि इसके बाइट से दर्द और स्वेलिंग हो सकेगी, बट डेडली नहीं होता है। लार्जेस्ट वर्ल्ड का गोलियथ बर्ड ईटर है, जो कि साउथ अमेरिका में मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। अब इंडियन ऑर्नामेंटल टेरेंटुला के अलावा इंडिया में और भी 6 स्पीसीज होंगे, जिनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे पोइलिकोथरिया मेटालिका, इंडियन हंट्समैन स्पाइडर, जायंट वुड स्पाइडर, जायंट क्रैब स्पाइडर। ये भी 4 अलग अलग स्पाइडर की या टेरेंटुला की स्पीसीज हैं। आप इनके बारे में ये बेसिक डिटेल्स एक बार पढ़ने के लिए फॉर द सेक ऑफ योर क्यूरियोसिटी आप पढ़ सकते हो। इतने डिटेल में जाके यहां से क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछेगा, अपने क्यूरियोसिटी के लिए इस बार इसको पढ़ लेना, नॉलेज होने में कोई बुराई नहीं। अब हम आते हैं फोर्थ टॉपिक, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड राष्ट्रीय एकता दिवस पर। अक्टूबर 31 को हम लोग पूरे देशवासी मिलकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएंगे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ एनिवर्सरी का पार्ट है। ठीक है, चलिए आने वाला है अक्टूबर 31, हम पहले से पढ़ कर रखते हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, और यहां पे करेक्ट ढूंढना है हमें, करेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, ये सब चीजों पे भी ध्यान रखा करो। नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्टूबर 31, ठीक है जी, टू कमेमोरेट सरदार पटेल्स लीडरशिप इन द बारदोली सत्याग्रह। नहीं, बारदोली सत्याग्रह में उसके लीडरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं हम राष्ट्रीय एकता दिवस पर। हाँ बिल्कुल, बारदोली सत्याग्रह में उन्होंने जो लीडरशिप दिया था, हम उस रोज उसको याद करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, बट हम सेलिब्रेट उनके बर्थ एनिवर्सरी को करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ इस तरह से, है ना, ध्यान देना इन सब चीजों पर। He presided during the historic Lahore session of Congress in 1929, which declared Purn Swaraj, complete independence, as the goal of Congress. Actually not. ये जो लाहौर सेशन है ना, जिसमें पूर्ण स्वराज गोल डिक्लेयर किया गया था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? हमारे प्यारे चाचा नेहरू, जेएल नेहरू। इनका भी बर्थ एनिवर्सरी आ रहा है ना, 14 नवंबर, 14 नवंबर। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। The first National Unity Day was observed in 2014 and its celebrated are held annually at the Statue of Unity in Gujarat. Yes, this statement is correct. पहली बार 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया था, और तब से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार भी और हर साल की भांति इस बार भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में और देश के अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सो थर्ड करेक्ट है, करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 3 ओनली। इनकरेक्ट ढूंढना होता तो 1 2 एंड चूज करते, 1 and 2 ओनली। ठीक है, सो क्यों मनाते हैं ये बात तो आपको मालूम पड़ गया। पहली बार 2014 में बनाया गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, ध्यान रखिएगा। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में होता है, और इनकी डेथ दिसंबर 15 1950 में होती है। एक सक्सेसफुल लॉयर होने के साथ साथ ये महात्मा गांधी के लीडरशिप में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, और फिर वहां से इनकी शुरुआत होती है नेशनल मूवमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने का। फिर चाहे वो नागपुर का फ्लैग सत्याग्रह हो, अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड 1924 में जब इन्होंने काम किया, ये 1924 वाला चैप्टर भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होता है चौड़ी चौड़ा के बाद, तो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स ग्रुप बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नो चेंजर्स ग्रुप को लीड कर रहे थे, लेकिन फाइनली जब गांधी जी ने अलाउ किया स्वराज पार्टी को या प्रो चेंजर्स को, तो ये भी अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट, और काम करते हैं म्यूनिसिपैलिटी के लिए। ठीक है, आगे जाकर फिर बारदोली सत्याग्रह लगभग 1928 के टाइम में इन्होंने जिस तरह से बारदोली में गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए सत्याग्रह को लीड किया बारदोली गुजरात में, तो बारदोली की ही विमेन ऑफ बारदोली, इन्होंने इनको एक टाइटल से सम्मानित किया, सरदार। ठीक है, हमारा चीफ, हमारा मुखिया जिसने हमें लीड किया था। आजादी के बाद प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट को इन्होंने साम दाम दंड भेद प्यार डांट मार उन सब से मनाकर 26 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में ज्वाइन किया था। अदरवाइज देश के कई टुकड़े हो जाते अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते वहां पर, इसलिए हम इन्हें लौह पुरुष भी बुलाते हैं।
ये देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर के रूप में भी काम करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में भी अपना योगदान दिया था। हम प्री इंडिपेंडेंस टाइम में अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1931 का जो सेशन है ना, कहां पे हुआ था? कराची में। उस कराची सेशन में इन्होंने प्रिसाइड किया जब गांधी इरविन पैक्ट को कांग्रेस एक्सेप्ट करती है। साथ ही साथ गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया जाता है। हालांकि सेकंड आरटीसी फेल होता है और वापस जब गांधी जी आते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। कहां? वापस से यरवदा जेल पुणे और येड़वाड़ा जेल पुणे। वहीं पर साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जेल में बंद थे, याद रखें इसको। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी जब गांधी जी और बाकी लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है तो खैर गांधी जी तो आगा खान पैलेस में अरेस्ट थे, हाउस अरेस्ट के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अहमदनगर फोर्ट में अरेस्ट कर रखा गया था। इनके सिग्निफिकेंस, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन हम हमेशा याद रखेंगे ही। साथ ही साथ प्री इंडिपेंडेंट टाइम में इनका क्या रोल है ये भी याद रखिए। आज मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है, मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री के क्लासेस में हम इसको अगेन डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है आज का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। आप यहां पे एक अपडेट देख सकते हो जो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, आकाशवाणी हर जगह आया था। मैंने आकाशवाणी से लिया। क्या लिखा गया है? दैट इंडिया राइजेस टू 9th पोजीशन ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। और राइज लिखा हुआ है, मतलब हमने लास्ट ईयर से, लास्ट जो असेसमेंट था 5 साल पे असेसमेंट होता है, याद रखिएगा, ये भी आगे मेंशन करा है मेरे। लास्ट असेसमेंट से हमने बेहतर परफॉर्म किया है। लास्ट टाइम हमारा पोजीशन कुछ 10th था, इस बार हम 9th आ चुके हैं ग्लोबली फॉरेस्ट एरिया में। मतलब हम फॉरेस्टेशन का काम कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हमने कंट्रोल कर लिया। बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा ट्री होंगे। पहला स्टेटमेंट, इंडिया नाउ रैंक्स 9th ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड इंप्रूवमेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस 10th पोजीशन। यस, करेक्ट। ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस वैल्यूएशन के लिए। इट इज कंडक्टेड एवरी 5 years बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO। अगेन करेक्ट, इसको 5 साल पे FAO कंडक्ट करवाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक एक पेड़ मां के नाम, ये प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि अपनी मां के नाम अगर एक पेड़ हर भारतीय लगाए तो फिर पूरे इंडिया में देखो फॉरेस्टेशन कितना बढ़िया हो जाएगा, राइट। अफॉरेस्टेशन कितना बढ़िया हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन की जरूरत नहीं है, डिफॉरेस्टेशन को हम रोक सकेंगे, फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट्री का काम खुद ब खुद नेचुरली बढ़ता जाएगा। सो एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव्स डेफिनेटली इंडिया में सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हो गए। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हम इसके डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 आया, इसको FAO ने पब्लिश किया है, हर 5 साल पे करता है। कब से करता है? 1948 से। सो पिछले असेसमेंट के कंपैरिजन में जब हम 10th पोजीशन पर थे ग्लोबली फॉरेस्ट कवर में, अब हम 9th पोजीशन पर आ चुके हैं फॉरेस्ट कवर में, याद रखिए इस चीज को। एंड ओवरऑल इंडिया रिटेन्ड 3rd पोजीशन इन एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 9th पोजीशन पर इंडिया का फॉरेस्ट कवर आएगा। इंडिया का फॉरेस्ट कवर ग्लोबल लेवल पे 9th पोजीशन पर। बट फॉरेस्ट गेन की बात करें तो पिछले 5 सालों में हमने सबसे ज्यादा 3रे नंबर पे गेन हासिल किया है। मतलब हमसे ज्यादा 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने गेन किया है फॉरेस्ट कवर में। हमने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा 3rd नंबर पे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज किया है। सो दिस इज एन अचीवमेंट ऑफ लास्ट 5 years। इसके लिए एक पेड़ मां के नाम और बाकी कई ऐसे इनिशिएटिव्स इसके लिए उनको इनका कंट्रीब्यूशन जाता है फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करने का। वर्ल्ड में टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो रशिया के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, देन ब्राजील, देन कनाडा। RBC ऐसे याद रखिएगा, RBC, रेड ब्लड सेल्स। यही रेड ब्लड सेल्स इनके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, रशिया, ब्राजील, कनाडा। की फाइंडिंग्स, क्या क्या की फाइंडिंग्स मिली हमें FAO की इस रिपोर्ट में? दैट द टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया इज नाउ 4.14 बिलियन हेक्टेयर्स, जो कि वर्ल्ड के 32% लैंड पार्ट को कवर करता है। याद रखो ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स मेंस के लिए। इट इज इक्विवेलेंट टू 0.50 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट पर पर्सन ग्लोबली। हालांकि कंट्रोल किस तरह से किया जाता है वो मायने रखता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा है, 45% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया इज लार्जेस्ट एंड हैविंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। 45% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसके अलावा फिर आपको बोरियल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं। 45% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले रीजन में है। यूरोप जो है उसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, 25% ऑफ द फॉरेस्ट एरिया लाइज इन यूरोप। देन साउथ अमेरिका, राइट, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर साउथ अफ्रीका में है। इसके एरिया के 49% में साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट कवर आपको मिलता है। ये दोनों पॉइंट देखो एक बार फिर से समझ लो। अगर हम टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सबसे ज्यादा यूरोप के पास है वर्ल्ड का, लेकिन
साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका की जो टेरिटोरी है उसमें 49% टेरिटोरी में फॉरेस्ट मिलता है। ये कहने का पर्पस था इस सेकंड स्टेटमेंट का। रशिया, ब्राजील, कनाडा ये टॉप 3 परफॉर्मर्स हैं। बाद में फिर यूएसए और चाइना भी आता है वर्ल्ड के फॉरेस्ट कवर्स में। कुछ कंट्री हैं जहां पर मिनिमल या नो फॉरेस्ट कवर भी दिखा। 7 ऐसी टेरिटोरीज हैं जहां पे कोई भी फॉरेस्ट कवर नहीं मिला, दैट्स अ कंसर्न, इनके ऊपर काम किया जाएगा। एंड 49 ऐसी कंट्री जिनमें 10% से भी कम फॉरेस्ट कवर है, दैट्स अगेन अ कंसर्न जिसको इंक्रीज करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होना ये इंडिया के ग्लोबल एज वेल एज नेशनल या लोकल इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, दैट वी आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन टू अचीव द टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। उस टारगेट को अचीव करने के डायरेक्शन में तो हम सही चल रहे हैं। इसके लिए कई इनिशिएटिव जैसे नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा एंड एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव्स, इस जैसी कई इनिशिएटिव्स को कंट्रीब्यूशन जाता है इंडिया में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने का। ठीक है, आप इनके बारे में अलग से भी पढ़ सकते हो। कई इनिशिएटिव्स पहले भी डिस्कस हुए हैं, जैसे एक पेड़ मां के नाम को मैंने प्री सिक्योर में डिस्कस किया है, कैंपा भी प्री सिक्योर में डिस्कस हुआ है, इवन नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया भी। तो आप या तो प्री सिक्योर के या आसाम प्रहरी के सेशन वापस से देख लीजिए या थोड़ा गूगल अंकल की सहायता लेकर इनके बारे में पढ़िए। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो लास्ट फ्राइडे का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो था कोरोनल मास इजेक्शंस के ऊपर। ये पहले भी मैंने प्री सेकंड में डिस्कस करवाया है कि कोरोनल मास इंजेक्शंस, ये सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं, हम इनको सीएमई कोरोनल मास इंजेक्शन के रूप में बुलाते हैं। सो पहला स्टेटमेंट क्या, सीएमईज आर मासिव एक्सपल्जन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर, जिसको हम कोरोना बोलते हैं। यस, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट्स है। इंडिया चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैज डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम द इंपैक्ट ऑफ अ सीएमई ऑन मून्स एक्सोसर्फेस। मून के एक्सोसर्फेस पे पहली बार सीएमई का इंपैक्ट डिटेक्ट किया गया। किसने डिटेक्ट किया? इंडिया के चंद्रयान 2 का जो हमारा डिटेक्टर है, उसने, ऑर्बिटर है, उसने डिटेक्ट किया है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा जवाब है जो बोलते हैं कि हम क्यों चंद्रयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं, क्या फायदा होगा। ये देखिए, ऐसे ऐसे नए हम जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है या ऐसे नए साइंटिफिक डाटा कलेक्शन है वो हम कर सकते हैं, जो कि पूरे ओवरऑल ह्यूमन कम्युनिटी के लिए या रिसर्च कम्युनिटी के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होती है। Third, despite the moon lacking a dense atmosphere, solar activities like CMEs can still influence its exosphere. Again, this is a correct statement. ये चीज भी चंद्रयान 2 के असेसमेंट से मालूम पड़ा कि मून का जो एक्सोस्फेयर है, जो आउटर एटमॉस्फेयर है, वो उतना डेंस नहीं है। फिर भी सीएमई का इंपैक्ट, कोरोनल मास इजेक्शंस का इंपैक्ट मून पे देखा जा सकता है। सो अर्थ को तो वैसे भी सतर्क रहने की जरूरत है ऐसे इवेंट्स को लेकर। तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वाज फॉर्म्ड थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। पहले इनिशियली ये जेएनके में अप्लाई नहीं होती थी, इनिशियली इट वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन जेएनके, लेकिन 2019 के बाद से नाउ इट इज एप्लीकेबल ऑन जेएनके लद्दाख एज वेल। पहला स्टेटमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड्स इन इंडिया। यस, करेक्ट। जो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय का या बाकी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पीएफ बेनिफिट्स दे रही है, उनका रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट देखने का काम ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन करता है। Second, it is one of the two main social security agencies under the government of India's Ministry of Labour and Employment, and other being the Employee State Insurance। ESIC नाम की जो अथॉरिटी है और EPFO नाम की ये जो अथॉरिटी है, ये दोनों मेन दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी वर्क देखने का काम करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। थर्ड, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल वो हम देख चुके हैं। अगेन तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर EPFO से भी रिलेटेड करेक्ट होते हैं। आज के लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन एमएसपी पर बेस्ड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये टाइम टू टाइम न्यूज में रहता है, आप एमएसपी को स्टडी करोगे और आंसर करोगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्वाभा, अमरूद के ऊपर है। आप इसको अमरूद बुलाओ, पेरू बुलाओ, ग्वाभा बुलाओ, सुल्तान मिर्जा के केस में आप इसको गिफ्ट बुलाओ, जो बुलाना है बुला लो। पर इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, उसको पढ़ के आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर करोगे। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल के फिर सेशन में हम लोग नए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगेन अ वेरी हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। छठ माँ का, सूर्य भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही हमारी मनोकामना है, यही पूरे स्मार्ट आईएएस परिवार की विशेष है आपके लिए। ओके, सो स्टडी वेल, टेक केयर।